हेलो एवरीवन। आज हम सीडीपी का अपना नया चैप्टर मोरल डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नैतिक विकास को नैतिक विकास जो मोरल डेवलपमेंट है उसको मतलब किसने, जैसे कि संज्ञानात्मक विकास को जीन पियाजे ने दिया था, तो इस सिद्धांत को जो नैतिक विकास का सिद्धांत है ये लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया है। लॉरेंस कोलबर्ग, चलिए इन्हीं के बारे में पढ़ समझ लेते थोड़ा सी। 1927 से 1983 तक इनका टाइम रहा और ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है ना, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। अब इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बताया, जैसे इन्होंने प्याजे ने बताया ना कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास स्टेजेस में होता है और किस किस स्टेज में आके कैसे कैसे उसका विकास होता है, उसी तरह से कोलबर्ट ने भी बताया कि नैतिक विकास भी स्टेजेस में ही होता है। ठीक है ना, और किस किस चरण में कैसे कैसे होता है, ये सब चीजें उन्होंने अपने इस सिद्धांत में प्रूव की हैं, बताया है उन्होंने अपने ये रिसर्च की ना, उसमें उन्होंने ये पाया कि किस स्टेज में बच्चे में कब कितना कैसे विकास होता है, नैतिक विकास होता है। ठीक है ना, तो नैतिक विकास में सबसे पहले, जैसे हमने संज्ञानात्मक में जाना था संज्ञान क्या है, वैसे हम नैतिकता को पढ़ते हैं। पहले भी नैतिकता क्या है। अब नैतिकता हम छोटे थे स्कूल्स में पढ़ते थे, हमें मौलिक मोरल एजुकेशन दी जाती थी, नैतिक शिक्षा, जिसमें बताया जाता था भाई दूसरों की दुख तकलीफ में मदद करो, उनकी अपने बड़ों का कहना मानो। ठीक है ना, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, आपको किससे कैसे तमीज से बात करनी चाहिए, टीचर्स का कहना मानना चाहिए। इस तरह से जो चीजें हमें सिखाई जाती थी, यानी कि समाज में जो कुछ, समाज में क्या सही है क्या गलत है, जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं को नैतिकता कहा गया है। और ये बताया गया कि बच्चे में उसकी एज के अकॉर्डिंग किस लेवल में कितनी नैतिकता का विकास होता है। ठीक है ना, इसमें जो कोलबर्ग इन्होंने ये प्रूव किया है कि बच्चे में उसकी एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे कितना उसमें नैतिकता इंप्रूव होती है, कितना कितना विकास होता है, कब उसकी सोच के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है चेंज होते चले जाते हैं। ठीक है ना, अब कोलबर्ग के बारे में, कोलबर्ग ने जैसे नैतिकता का सिद्धांत दिया, उन्होंने पहले क्या किया था, इन्होंने अमेरिका में कुछ 72 बॉयज पर रिसर्च की थी। रिसर्च का मतलब उन्होंने मतलब कि ये इतने 72 बॉयज को लिया। ठीक है ना, सभी एजेस के थे वो, ये नहीं एक एज में। इन्होंने जैसे कुछ 10 वर्ष, कुछ 7 वर्ष, कुछ 15 वर्ष, कुछ 20 वर्ष, कुछ 25 वर्ष, ऐसे करके इन्होंने 72 बॉयज को लिया और उनके सामने ऐसी कंडीशन मतलब कि उनको स्टोरीज सुनाई। ठीक है ना, उनको कहानियां बताई या उनको ऐसी दुविधा में डाला और उनको फिर ऐसा डिसीजन लेने के लिए कहा जिससे उनकी मोरलिटी को चेक कर सके कि हाँ भाई इस एज में बच्चे की मोरलिटी कितनी होती है, कितना नैतिक विकास हो चुका है, इस एज में कितना हुआ, इस एज में कितना हुआ। उन्होंने इन सभी को, इन 72 बॉयज को कुछ कहानियां सुनाई, क्या कहानियां सुनाई, लगभग 10-11 कहानियां सुनाई। ठीक है ना, और बताया कि किस तरह से इस कंडीशन में उनको क्या करना चाहिए। ऐसी द्विधा थी जिसको डिलेमा बोलते हैं, ऐसी द्विधा इनके सामने रखी इन्होंने, जिसे बोलते हैं मोरल डिलेमा, मोरल डिलेमा, जिसको द्विधा कहा जाता है, द्विधा। तो इन्होंने है ना बच्चों के सामने ऐसी द्विधा डाली, ऐसी कोई कहानी सुनाई जिसमें बच्चे को मतलब कि सोचने पर मजबूर किया कि क्या सही है, उसको ऐसी कंडीशंस डाल दी कि वो ऐसी कंडीशन में क्या करे जिससे उसकी मोरलिटी का पता चल सके कि हाँ बच्चे में कितनी मोरलिटी का विकास हो चुका है। वो थिंकिंग करेगा, बच्चा सोचेगा। ठीक है ना, बच्चा है जैसे 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, भी बड़े एडल्ट हैं तो उनमें मतलब कि थिंकिंग करेंगे वो, फिर पता चलेगा कि भाई इस एज में जाके कितनी मोरलिटी है, वो किस तरह का डिसीजन लेता है, इस एज में कितनी है। तो डिलेमा का मतलब होता है द्विधा, मोरल डिलेमा होती है नैतिक द्विधा, मोरल डिलेमा नैतिक द्विधा होती है। तो बच्चा जो है वो थिंकिंग करता है, उसके सामने ऐसी कंडीशंस खड़ी कर दी कोई कहानी, जैसे अब इसमें एक फेमस कहानी रही है हेंस की। उसमें क्या है, हेंस क्या करता है, उस हेंस की कहानी में इन्होंने सुनाया बच्चों को कि एक हेंस है, वो एक गरीब है, ज़्यादा मतलब कि बस नॉर्मली उसका काम चलता है, ज़्यादा पैसे वैसे नहीं है। अब वो क्या है, उसकी बीवी बीमार हो जाती है, उसको बहुत ही गंभीर बीमारी है और उसकी दवा लेने वो जाता है, दवाई लेने। अब वो दवाई इतनी महंगी है, इसके पास उतने पैसे नहीं हैं, अगर वो दवाई ना लेके आई तो शाम तक उसकी बीवी की मौत हो जाएगी। तो अब ये मेडिकल स्टोर पर जाता है, मान के चलिए जो केमिस्ट है उसके पास, तो उससे दवाई के लिए बोलता है। तो केमिस्ट क्या होता है कि वो दवाई सिर्फ उसी केमिस्ट के पास है क्योंकि उसी ने वो दवाई बनाई है। अब वो दवाई वो इतनी महंगी देता है,
वो उससे मन मर्जी के पैसे वसूलना चाहता है, क्योंकि उस दवाई के पैसे उसके, कि वो दवाई उसके से किसी और ने बनाई नहीं है। पर हेंस के पास इतने पैसे नहीं है कि वो दवाई को खरीद सके। तो अब हेंस क्या है, डिलेमा में आ गया ना कि क्या करे। अब क्या तो उस दवाई को चोरी करे, अपनी बीवी की जान बचाए। अब वो बीवी की जान बचाता है तो पुलिस उसको पकड़ ले जाएगी। अब पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी तो उसको सजा मिलेगी। तो अब इस तरह की दुविधा। अब बच्चों के सामने ये कहानी सुना के यही बताया गया कि हेंस को क्या करना चाहिए। चोरी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। नहीं करता है तो उसकी बीवी की जान जाती है, उसकी बीवी मर जाएगी। तो क्या करे वो हेंस को। अब ये कंफ्यूजन हो गया नहीं, बच्चों को अब इसी तरह के कंफ्यूजन में डाल दिया। उनको थिंकिंग करने के लिए भी सोचो और बताओ कि वो क्या करे। तो बच्चों ने जैसे अलग अलग स्टेजेस में सबने अलग अलग इसका जवाब दिया, ठीक है ना। तो वो क्या होती है, उन्होंने रीजनिंग की ना, रीजनिंग मतलब अपनी तर्क शक्ति लगाई, मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्क ना। तो उन्होंने अपने तर्क से बताया कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब तक बच्चा द्विधा में है, वो डिलेमा है, जब तक आपके सामने बच्चा हो या कोई इंसान हो, जब तक वो किसी द्विधा में है। अब आपको दो चीजें मिल जाती हैं, आपको उनमें से किसी एक चीज को सिलेक्ट करना पड़ता है, या तो ये या तो ये। आपको कोई दो चीजें मिल गई, ठीक है ना। पर आप उन दोनों चीजों को नहीं रख सकते हैं, आपको सिर्फ एक चीज रखनी है। या तो आप इसे रखिए या आप इसे रखिए, तो इन दोनों में से आपको एक लेनी है, या तो आप ये लो या आप ये लो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले सोच विचार करोगे कि ये मेरे लिए बेटर है या ये मेरे लिए बेटर है, इसको छोड़ दूं या इसको रखूं, या इसके मिलके ऐसा रखने से मुझे क्या बेनिफिट होगा, या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो आप जो तर्क करते हो ना, वो द्विधा में होते हैं। और जब आप किसी एक चीज को सिलेक्ट कर लेते हो तो वो हो जाता है आपका, मतलब आपने डिसीजन ले लिया। तो आपने तर्क के बाद आपने अपना डिसीजन ले लिया कि आप इसी एक चीज को सिलेक्ट करते हो। जैसे किसी दिन आपके दो एग्जाम हो जाते हैं, तो आप क्या करते हो, किसी एक एग्जाम के लिए अभी आप सोचोगे भाई ये एग्जाम देने जाऊँ या ये देने जाऊँ, इससे मुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा या इससे मुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा। इससे मुझे जो जॉब मिलेगी वो मेरे घर के पास मिलती है, जिससे मैं अपने घर को भी देखभाल कर सकूँ, या इस जॉब को में अच्छा काम है, अच्छी सैलरी है। आप हर चीज़ से उसको चेक करते हो ना। और जब तक आप उनको आपस में उनकी कंपेयर कर रहे हो, सोच रहे हो, आप दुविधा में हो, ठीक है, वो है डिलेमा। और ऐसे ही जब आप उसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हो तो आपने तर्क लगा लिया। ऐसे ही कोलबर्ग ने बच्चों के सामने वो कहानियां सुनाई, उन कहानियों में बच्चों को बल्कि ऐसे डिलेमा में डाल दिया, डिलेमा में कि वो कंफ्यूज हो गए, वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और जब सोच विचार के बाद जब वो एक डिसीजन देते, बोलते हैं कि हेंज ने बल्कि चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो या तो ये कहेंगे या वो ये कहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इन्होंने जो कोलबर्ग कोलबर्ग साहब है, इन्होंने क्या किया, अपने रिसर्च की बच्चों पर। फिर उन्होंने अपनी स्टेजेस दी कि बच्चों में किस तरह से मोरल डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। फिर उन्होंने स्टेजेस दी कि बच्चों में कैसे कैसे मोरल डेवलपमेंट होता है। और कोलबर्ग ने 3 लेवल दिए हैं, ये ध्यान रखिएगा, इनको बड़े ध्यान से कीजिएगा। कोलबर्ग ने 3 लेवल दिए हैं, 3 लेवल। लेवल 3 है, और उसके अंदर स्टेजेस 6 आती हैं, 6 स्टेजेस आती हैं, ठीक है ना। हर लेवल में 2 स्टेज है। कोलबर्ग ने कितने लेवल दिए, 3 लेवल दिए, और उसके अंदर स्टेज आएंगी 6, ठीक है। किस चीज की, मोरल डेवलपमेंट की, कि मोरल डेवलपमेंट जो है वो 3 लेवल्स में होता है। 3 लेवल्स होते हैं जिसके अंदर 6 स्टेजेस आती हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम पहले अपने स्टेज पहले लेवल से शुरू करते हैं। जो फर्स्ट लेवल है, लेवल 1। मार्कर चाहिए। जो लेवल 1 है वो है पूर्व पारंपरिक नैतिकता। पूर्व पारंपरिक नैतिकता। ये जो है ये प्राइमरी स्टेज के बच्चों में होती है, मतलब कि लगभग 10 साल तक के बच्चे, 7 से 10 साल तक के बच्चे लगा लीजिए, उनमें होती है। 8 9 10 तक पूर्व पारंपरिक। इसको आप बोल सकते हैं प्री कन्वेंशनल मोरलिटी। प्री कन्वेंशनल मोरलिटी,
ठीक है, एम से भाई मोरलिटी समझ लेना। तो प्री कन्वेंशनल मोरलिटी यानी पूर्व पारंपरिक नैतिकता। अब इन्होंने 3 लेवल्स दिए, हर लेवल में 2-2 स्टेजेस दिए। अब ये जो है इसमें क्या होता है, पूर्व पारंपरिक नैतिकता मतलब कि बच्चे में इतनी समझ ही नहीं होती कि क्या सही है। समाज में जो ये नैतिकता के जो नियम बनाए हुए हैं कि इनमें क्या सही है क्या गलत है, वो अच्छे से इस चीज को जान नहीं पाता है। बच्चे के लिए वही सही है जिससे उसको मतलब की सजा ना मिले। ठीक है, क्योंकि पूर्व पारंपरिक नैतिकता के अंतर्गत यह आएगा कि बच्चे की एज क्या होती है उसमें बहुत कम होती है। उसको इसमें नैतिकता का, बच्चा जब पैदा होता है उसको कुछ पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, ना उसमें कोई नैतिकता होती है। जैसे जैसे वो धीरे धीरे समाज में रहता है, अपने एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करता है, बढ़ता जाता है, तब उसे समझ में आता है कि नैतिकता क्या है। धीरे धीरे वो कंडीशंस को देख देख के सीखता है। इसी तरह से जैसे वो संज्ञानात्मक विकास में बच्चा सीखता है, जैसे जैसे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ती है, तभी तो वो नैतिक और अनैतिक को समझेगा। तो जो बच्चे के जैसे जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट वैसे ही बच्चे का मोरल डेवलपमेंट भी होता जाएगा। उसकी समझ बढ़ेगी तभी तो वो क्या गलत है क्या सही है, नैतिक चीजों को सीखेगा। तो इसमें क्या कहा गया, बच्चे में इसमें जो होता है नैतिकता का बिल्कुल ही विकास नहीं होता। नैतिकता का लेवल सबसे कम किस में होता है, इसी में होता है पूर्व पारंपरिक में। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बच्चे में नैतिक विकास ना के बराबर होता है। कौन सी स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट लेवल होता है। ठीक है ना, या फर्स्ट स्टेज भी आ जाती है पूर्व पारंपरिक। तो इसके अंदर हम जो स्टेज है उसको पढ़ते हैं। अब इसमें हम स्टेज पढ़ेंगे फर्स्ट, स्टेज नंबर 1। अब ये आ जाती है आज्ञाकारिता और दंड। बच्चे का मतलब कि आज्ञाकारिता, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है इसके कि बच्चा आज्ञा मानता है, जैसा बच्चे को कहा जाता है वो वैसा ही काम करता है। और दंड, अब आज्ञाकारिता और दंड इसको बोलते हैं ओबे और पनिशमेंट। ओबे, ओबे और पनिशमेंट। ओबे और पनिशमेंट। अब बच्चा क्या है, बच्चे में अभी इतनी समझ नहीं होती क्या सही क्या गलत है। बच्चा सिर्फ किसी दंड, किसी तरह का उसे मतलब कि दंड मिलेगा या उसको मतलब कि पिटाई हो गया, दंड मिलता है, इस वजह से कोई सजा मिलती है बच्चे को, इस वजह से वो उस काम को करता है। अभी उसमें बस इतना ही मोरल डेवलपमेंट हुआ है कि वो किसी तरह की मारपीट से बचने के लिए, जैसे कि उसको डांट लगे या दंड मिले, इस चीज से बचने के लिए वो कोई काम करता है। बच्चे का जो नैतिकता है वो इसी पर डिपेंड करती है। इस लेवल में फर्स्ट स्टेज में जो बच्चे की नैतिकता है, बच्चे का जो नैतिक विकास है वो इसी पर डिपेंड करता है कि वो अपने पेरेंट्स का कहना मानता है, अपने टीचर्स का कहना मानता है। नहीं तो उसे क्या होगी, उसकी पिटाई होगी, उसको दंड मिलेगा, या उसको कोई अच्छा पुरस्कार मिलता है तब भी बच्चा ऐसा काम करता है। ठीक है ना, तो आज्ञाकारिता, आज्ञा मानना, और दंड, इस ये फर्स्ट स्टेज में यही आता है। सेकंड स्टेज के अंदर आ जाते हैं। सेकंड स्टेज, अब फर्स्ट लेवल में 2 स्टेजेस हैं। स्टेज सेकंड, तो जो सेकंड स्टेज है वो है कन्वेंशनल मोरलिटी, सॉरी, सेकंड स्टेज है व्यक्तिवाद और विनियम। अब ये व्यक्तिवाद और विनियम, इसमें क्या आएगा, इसमें ये है कि बच्चा एक तरह से एक्सचेंज, इसको हम एक्सचेंज का नियम भी बोल देते हैं, व्यक्तिवाद और विनियम। मतलब कि बच्चा इसमें सोचता है कि जो बच्चे के हित है, बच्चे की भलाई है, वो सोचता है कि अपने भलाई का काम मुझे कर लेना चाहिए, यही नैतिकता है बच्चे के लिए। पर इसमें क्या हो, दूसरों की भलाई का भी मौका मिले। जैसे कि बच्चा एक काम करता है कि भाई, बच्चे ने क्या किया, अपना लंच बॉक्स ले गया, टिफिन ले गया, और दूसरे बच्चे के साथ उसने अपना टिफिन शेयर किया। ठीक है ना, टिफिन लेके जा रहा है, दूसरे बच्चे के साथ उसने अपना टिफिन बांटा। पर उसने क्या देखा, ये ऐसे नहीं बांट दिया कि भाई हाँ आज तू मेरा टिफिन खा ले। नहीं, क्या होगा कि आज तू मेरा टिफिन खा ले पर कल मैं तेरा टिफिन खाऊंगा भाई। कल जो तू खाना लेके आएगा टिफिन में, कल वो मैं खाऊंगा। तूने मेरी पेंसिल तोड़ दी तो मैं तेरी पेंसिल तोड़ूंगा। मतलब टिट फॉर टैट। इसमें क्या आ जाएगा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। बच्चे में ये मोरलिटी होती है। छोटे बच्चों में आप देखते नहीं हो कि तूने मेरा कलर ले लिया अब मैं तेरा कलर लूंगा। ऐसे बच्चे बोलते हैं ना, भाई तूने मेरी कॉपी फाड़ दिया, मेरा बैग गंदा कर दिया, तो मैं तेरे साथ ऐसे ही करूंगा। तो इसको बोलते हैं टिट फॉर टैट। यानी कि बच्चा जैसे बच्चे के साथ, जैसे को तैसा।
ठीक है ना। तो ये होता है व्यक्तिवाद और विनियम। ये स्टेज बच्चे में आती है। फर्स्ट स्टेज आती है आज्ञाकारिता की पूर्व पारंपरिक नैतिकता, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी की जो लेवल है उसके अंदर दो स्टेजेज आती हैं। फर्स्ट स्टेज में आज्ञाकारिता दंड यानी ओबे और पनिशमेंट। बच्चे में जो नैतिकता होती है वो सिर्फ दंड की वजह से, बच्चा अगर किसी का कहना मानता है, बच्चा कुछ ऐसा काम करता है जिससे बड़ों नैतिकता का विकास उसमें अगर थोड़ा बहुत दिखाई देता है तो वो इस वजह से, वो अपने उसके अंदर समझ नहीं होती है कि हाँ ये सही है या गलत है, मैं इसे करूँ या ना करूँ, वो सिर्फ किसी प्रकार की पनिशमेंट ना मिले मुझे, ठीक है ना, इस वजह से। बच्चे, अब छोटे बच्चे क्लासेस के अंदर होते हैं, वो बिना कहे अगर टॉयलेट चले जाते हैं, पानी पीने चले जाते हैं, बिना कहे अंदर वो बोलते मैम मैं आई कम इन, मैं आई गो टू, तो वो इसीलिए बोलते हैं। अगर उनका ऐसा ना किया गया तो टीचर्स उनको डांटेगी धमकाएगी, ठीक है ना, इसलिए। तो ये होता है ओबे एंड पनिशमेंट। और एक्सचेंज का आपको बताई दिया, बच्चे जैसे को तैसा, भाई तुम मेरे लिए करो। बच्चे से घर में कोई काम के लिए बोल दे तो बच्चा काम करेगा, या कोई बोले तो उसको बोले कि हाँ भाई तुझे चॉकलेट मिलेगी, ठीक है ना, दैट बच्चा काम करता है कि हाँ भाई मुझे बदले में चीज मिल रहा है, उसको प्रोत्साहन मिल रहा है, ठीक है ना, उसकी चीजों के बदले में, काम के बदले में कुछ अच्छा प्रोत्साहन या चीजें मिल रही हैं, तो इसलिए बच्चा एक्सचेंज हो रहा है उसका सामान का या काम का। अब बच्चे किसी के साथ अपनी चीज शेयर करता है तो वो इसलिए करता है कि वो ये उम्मीद करता है कि कल मैं इससे या ये भी मुझे अपनी वो चीज देगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेवल की दो स्टेजेस हो गई। अब हम सेकंड लेवल की स्टेजेस पढ़ते हैं। लेवल टू। लेवल टू क्या है? लेवल टू है पारंपरिक नैतिकता। जैसे वो थी ना पूर्व पारंपरिक नैतिकता, अब सिर्फ पारंपरिक। इसको रूढ़िगत भी बोल सकते हैं, कई काफी बुक्स में रूढ़िगत भी लिखा हुआ है। पारंपरिक नैतिकता। अब पारंपरिक नैतिकता जो फर्स्ट स्टेज, उसके फर्स्ट लेवल था और जो दो स्टेजेस गई हैं उसके बाद स्टार्ट होती है। अब ये क्या है, इसको आंकने में समाज और सामाजिक भूमिकाएं शामिल होती है पारंपरिक नैतिकता में, ठीक है ना। पारंपरिक नैतिकता, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कन्वेंशनल स्टेज। वो थी प्री कन्वेंशनल स्टेज, में से प्री हटा दो, कन्वेंशनल बच गया, कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज, सॉरी, हाँ जी, कॉन्वेंशनल आ गई। अभी कॉन्वेंशनल मोरलिटी है ये, कॉन्वेंशनल मोरलिटी। अब इसके अंदर तीसरी स्टेज आएगी, स्टेज नंबर थ्री। इसके अंदर जो थर्ड स्टेज है, स्टेज नंबर थ्री, वो शुरू होती है। स्टेज नंबर थ्री इसमें क्या करता है, पहले तो आपको बता दूं, लेवल टू में पारंपरिक नैतिकता। इसके अंदर बच्चा जो है खुद को समाज की नजरों से देखना चाहता है। समाज की नजरों में जो नियम कानून बने हैं उनको तोड़ना नहीं चाहता। वो समाज की नजरों में अच्छा बनना चाहता है। अपने पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, टीचर्स हैं, अपने बड़े हैं, या और अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, मतलब कि समाज में सबकी नजरों में एक अच्छा अच्छा बच्चा बनना चाहता है, ठीक है ना। भाई कोई ये ना कह दे कि इसमें ये कमियां हैं, ये गलत है, वो सबको अच्छे से हंस के बात करेगा, सबको नमस्ते बोलेगा, ठीक है ना, ये सब चीजें आ जाती है। और सब जो, अगर उसको कोई काम बोल दिया तो उस काम को करेगा कि हाँ मुझे सब अच्छा कहेंगे। तो बच्चा खुद को समाज की नजरों में सम्मान पाना, इज्जत पाना, उठाना चाहता है, ठीक है। तो इसमें स्टेज थ्री का आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध थर्ड स्टेज में है, पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध में अच्छा लड़, जैसे कि इसके अंदर आ जाएगा, जैसे वो खुद को एक अच्छा बच्चा, गुड गर्ल, गुड बॉय, या नाइस गर्ल, ठीक है ना, इस तरह से अपने आप को प्रूव करेगा कि हाँ वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स का कहना मानेगा, अपने टीचर्स का कहना मानता है, ठीक है ना, जिस टीचर्स जैसे जैसे बोलते हैं उसको वैसे वैसे काम करता है। क्यों करता है? कि टीचर्स की नज़रों में वो एक अच्छा बच्चा बन जाए, गुड गर्ल, उसकी इमेज अच्छी बन जाए, समाज में या क्लास में उसको इज्जत मिले, सम्मान मिले, दूसरे उसको ये ना कहे, वो अपने आप को सबसे बेस्ट प्रूव करने में लगा रहता है। इसलिए वो ऐसा कोई काम नहीं करता जो समाज के नियम कानून है उनमें से किसी को भी तोड़ता नहीं है, ठीक है ना, वो ये सब नहीं करता। वो सिर्फ इसलिए जो भी बल्कि वो अपने आप को अच्छा प्रूव करना चाहता है, ठीक है ना। बस इसमें यही है इस स्टेज में। अब स्टेज आ जाती है थर्ड, सॉरी स्टेज आ जाएगी फोर्थ। अब जो फोर्थ स्टेज है वो है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेड, यानी कि कानून और व्यवस्था उन्मुख।
कानून व्यवस्था उन्मुख। अब इसमें बच्चा क्या करता है, कानून व्यवस्था उन्मुखता में लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेड होता है। वो जो लॉ एंड ऑर्डर है बने हुए हैं उनको बनाए रखता है, तोड़ता नहीं। जैसे समाज में कोई भी कानून नियम बना दिए गए हैं, बच्चा उनको तोड़ता नहीं है, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे माँ बाप ने, पेरेंट्स ने या टीचर्स ने जो नियम बना दिए हैं वो उन्हीं नियमों को फॉलो करता है, दूसरों को भी फॉलो करने के लिए बोलता है कि नहीं, ये जो बने हुए हैं ये सब बिल्कुल सही है, हम इन्हें नहीं हटा सकते, इनको मानना पड़ेगा। ठीक है ना। वो दूसरों मतलब कि वो जो उसकी जो सोच होती है ना बच्चे की, वो पहले से जो फिक्स है, आधारित, मतलब कि पहले से जो बनी हुई है ना सोच समाज की, उसी को वो फॉलो करता है, वो उसमें चेंज नहीं लाता। ठीक है ना। पहले से जो सोच बनी हुई है बच्चे में, उसी को फॉलो करता है, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं ला सकता बच्चा। जैसे कि अभी हाउलड़ मचाने लग जाए बच्चा, क्लास में कुछ और करने लग जाए, तो टीचर्स आके उसको क्या कहेंगे, ऐसा नहीं करना, ये गलत बात है, ये रूल, स्कूल का रूल है कि क्लास में शांति से बैठो। तो क्या होता है, बच्चा समझता है हाँ भाई रूल है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि ये रूल क्यों बना है या किस लिए है, उसको ये पता है कि हाँ ये रूल बना हुआ है स्कूल का और बस हमें शांति से बैठना है। वो उन रूल्स को फॉलो करता है, जैसा कि उसके टीचर्स ने बता दिया या उसके पेरेंट्स ने घर में कोई कुछ बता दिया, तो वो उन रूल्स को फॉलो करेगा सिर्फ। ठीक है ना। वो उनमें ऑब्जेक्शंस नहीं लगाता कि नहीं ये गलत है या ये सही है, नहीं। ठीक है। तो वो कानून व्यवस्था उन्मुक्त जो पहले से बनी हुई है उसी को बनाए रखता है। ठीक है ना। इसके जो लेवल 2 है पारंपरिक नैतिकता, पारंपरिक का मतलब ये हो गया जो स्टार्टिंग से जो नैतिकता का पॉइंट ऑफ व्यू चला आ रहा है, जो नैतिकता के विचार चले आ रहे हैं, जो समाज ने नैतिकता के विचार बना दिए हैं ना, जो नैतिकता के विचार समाज ने पहले से बना के रखे हैं, उन्हीं को वो बच्चा फॉलो करता है, उनमें नए चेंजेस नहीं लेके आता है। इसके अंदर दो स्टेजेस आ जाएंगी। स्टेज 3 में क्या होता है कि वो एक अच्छा बच्चा बनने के लिए, गुड बॉय गुड गर्ल, यानी कि उसको समाज में उसकी अच्छी इमेज बने, इसलिए ये यहाँ तक स्टेज 3 में बच्चे का यहाँ तक नैतिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना, मोरल डेवलपमेंट। और स्टेज 4 आती है, इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे जो ऑलरेडी पहले से, जैसे भाई कोई बड़ा अधिकारी है स्कूल में, टीचर्स हैं उनको रिस्पेक्ट करो, प्रिंसिपल उसको रिस्पेक्ट करो, या कोई बड़े अधिकारी हैं या कुछ और, उनकी रिस्पेक्ट रखो, उनकी इज्जत करो, उनका जो उन्होंने जो नियम और कानून बना दिए उनको फॉलो करो, उनका उल्लंघन ना करो। ठीक है ना। बच्चे को पहले से ये बता दिया जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा करना है, ये आ जाता है आपकी लॉ एंड ऑर्डर में, जो बना हुआ है उसको बनाए रखना, उसमें चेंज नहीं करना। और ना ही बच्चे में इतनी समझ होती है कि वो उसको चेंज कर सके। ये होती है 10 से 13 साल के, ये जो स्टेज है ये 10 से 13 साल तक होती है, ये स्टेज, नहीं सॉरी, ये इस लेवल में जो बच्चे की एज होती है वो 10 से 13 साल तक होती है। 10 से 13 साल तक बच्चा इन्हीं को पारंपरिक नैतिकता का ही उसका मतलब कि इसी स्टेज में उसका डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट होता है इन स्टेजेस में। यहाँ तक कि उसकी समझ, अब उसका यहाँ तक कि उसकी समझ होती है, जहाँ तक समझ जाएगी बच्चे की वहीं तक तो उसका मोरल डेवलपमेंट होगा ना। तो उसके आगे हम चलते हैं लेवल 3 पर। लेवल 2 की भी दो स्टेजेस हो गई, लेवल 1 में दो स्टेज, लेवल 2 में दो स्टेज, और अब लेवल 3 में दो स्टेज। लेवल 3, लेवल 3 क्या आ जाता है, लेवल 3 में आ जाता है पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी, यानी कि उत्तर पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक नैतिकता। उत्तर पारंपरिक नैतिकता, इसको हम बोलेंगे पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी, पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी, पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी, इसी में समझ लेना। पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी, पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी में क्या हो जाएगा, अब ये जो स्टेज है, इस स्टेज में, सॉरी ये जो लेवल है, इस लेवल में दो स्टेजेस आ जाते हैं, स्टेज 5 और स्टेज 6। और इसमें बच्चा 13 साल के बाद किस स्टेजेस आ जाते हैं,
तो इसमें क्या होता है बच्चा, बच्चा इसमें क्या करता है, जो उसको पहले से जो स्टेज, जैसे उस इससे कन्वेंशनल मोरलिटी थी, उसके अंदर हमने क्या देखा था, जो लेवल 2 था, कि बच्चे जो पहले से निर्धारित है ना, जो नियम कानून समाज ने बना दिए हैं, जो पहले से निर्धारित है, उन्हीं को फॉलो करता है। पर इसमें क्या करता है, अब वो सोच विचार की उसकी जो तर्क शक्ति है वो बढ़ जाती है। तो अब वो क्या करता है, अब वो इससे ज्यादा सोचने लगता है। वो सोचता है कि जो पहले से बने हुए हैं, जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सही हो, उनमें चेंज भी तो लाया जा सकता है ना। तो वो उन जो पहले से नैतिक रूल्स बना रखे हैं, अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी भाई लोगों के समूह को या किसी भी लोगों के समूह को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो उनको चेंज करने के लिए, ठीक है ना, वो अब सोच विचार करता है, वो अंदर से खुद से फील करता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब तक तो जो समाज ने उसको सही गलत बताया था, वो उसको मान रहा था, पर अब क्या होगा, जो अब वो सोचता है कि ये सही है या नहीं, ये वो इस आधार पर चेक करता है कि हाँ, इससे किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा, अगर नुकसान नहीं हो रहा तो सही है। और अगर उसको अब आप नैतिकता बोल रहे हो और वो दूसरों को चोट पहुंचा रही, हानि कर रही है, तो वो क्या नैतिकता में थोड़े है, तो वो गलत है, उसको बदलना जरूरी है। तो अब ये सब चीजें लेवल 3 में आ जाती हैं। इसमें बच्चा सोचने लग जाता है इंसान कि क्या गलत है क्या सही है। अब ये आ जाता है, इसकी 5th स्टेज के अंदर आ जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। सामाजिक अनुबंध, व्यक्तिगत अधिकार, ठीक है ना। सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, इसको बोल सकते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब बच्चा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, वो जो रूल्स थे उनको मानता है, बट अगर वो किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको ब्रेक भी कर सकता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इस चरण में क्या होता है कि नैतिकता पर जो निर्णय लिया जाता है ना, वो विभिन्न विचारों पर सोच समझना पड़ता है कि ये जो नैतिकता का, जो ये नैतिकता का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कहाँ तक सही है, ठीक है ना। वो अब अपने अंदर से खुद सोचता है, वो देखता है, ठीक है ना, कि इसमें ये जब तक ही ठीक है जब तक कि लोगों को लाभ पहुंचा रहा है। अगर उस कोई नियम है, कानून, वो लोगों को नुकसान पहुंचा, चोट पहुंचाने लग जाए, तो वो नैतिकता के दायरे में नहीं आता, वो गलत हो जाता है। तो फिर वो उसको बोलेगा, बस इंसान बोल सकता है कि नहीं ये गलत है, इसको चेंज करो। तो जो जैसे आप मान लीजिए, अब रेड लाइट एरिया है, अब आप देखते हो कि जो एम्बुलेंस जाती है, एम्बुलेंस के लिए कोई रेड लाइट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भाई उस, अब वो जो नैतिकता मतलब कि अभी मोरलिटी के मैं भी रेड लाइट पर रुको, ताकि कोई अव्यवस्था ना फैले, कोई एक्सीडेंट ना हो, सभी आराम से निकल सकें, ठीक है ना, जाम वगैरह ना लगे। बट उसके लिए अगर रेड लाइट में सभी व्हीकल्स हैं, सभी लोग आराम से खड़े हैं, पर जो एम्बुलेंस है वो बिना किसी रोक टोक के निकल जाती है। अब वो इस नियम को तोड़ रही है। क्यों? क्योंकि अगर वो रेड लाइट पे खड़ी होती है तो उसके पेशेंट्स की जान जा उसके अंदर जो पेशेंट है उसकी जान जा सकती है। तो वो उसकी जान बचाने के लिए इन रूल्स को तोड़ रही है, ठीक है ना। तो वही बात आ जाती है कि इन बच्चे जब तक, इंसान जब तक उन नियम्स को मानता है, जब तक वो लाभ दे रहे हो, अगर वो नुकसान पहुंचाने लगते हैं तो उसको मोरलिटी में नहीं लिया जाए, उसको चेंज कर दिया जाता है। तो सामाजिक अनुबंध व्यक्तिगत अधिकार, इस स्टेज के अंदर बच्चे में इतना, इंसान में या बच्चे में इतना विकास हो जाता है, मोरलिटी का इतना इतना डेवलपमेंट हो जाता है, उसकी समझ बढ़ जाती है, तो वो ये सोच समझ सकता है कि हाँ, कौन से नियम सही हैं कौन से गलत हैं, कहाँ किसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। ये आ जाएगा आपका सामाजिक अनुबंधन, व्यक्तिगत अधिकार, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, 5 स्टेज के अंदर आ जाता है। और स्टेज नंबर 6 है, इस तक तो बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं। ये जो स्टेज है, इस मतलब कि स्टेज में जो डेवलपमेंट है मोरलिटी का, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट तो सभी में होता ही नहीं है। इसके अंदर ये जो स्टेज है, इसका नाम आ जाता है सार्वभौमिक नैतिक, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। अब इस सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत क्या है? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। अरे भाई मेरा तो आज दिमाग, तो इसमें ये बताया गया है सार्वभौमिक नैतिक में कि
इंसान अपने हित से ऊपर, अपने अपने हित से भी सर्वोपरि दूसरे का हित समझे, अपने हित से ऊपर समाज को या लोगों को समझे। अब वो कैसे? जैसे आप देख सकते हो हमारे जो भगत सिंह थे, उन्होंने क्या किया, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए खुद की जान दे दी, कुर्बानी दे दी ना। खुद की कुर्बानी क्यों दी? ऐसा कोई हम आप कर सकते हैं? नहीं। हम 10 बार सोचते हैं कि नहीं भाई हमें कुछ नहीं होना चाहिए, हम अपनी बारे में पहले सोच के फिर दूसरों के बारे में सोचते हैं। हम तो शायद अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी अपने बाद में सोचेंगे, पहले अपने बारे में सोचेंगे। पर जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने क्या किया, खुद के हित से ऊपर दूसरों को, समाज को समझाई। इन्होंने देखा कि हमारी कुर्बानी से हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ आज़ाद हो जाएंगी। तो इन्होंने क्या किया, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत यही होता है कि खुद के जान देकर अपने देश की या अपने लोगों को बचाना, दूसरों के बारे में सोचना। ठीक है ना? ये ये आ जाता है आपका सार्वभौमिक में। ये सबसे ऊपर की मोरालिटी का जो ऊपर का चरण है ना, वो है। ठीक है? और यहाँ तक हर कोई नहीं जा सकता। तो इसके अंदर आप सभी फ्रीडम फाइटर्स या ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के लिए, समाज के लिए कुछ काम किया हो, लीग से हटके काम किया हो, गलत जो है, जो गलत है उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत हो, गलत के खिलाफ खड़ा होना, ये सबके बस के नहीं होता है, गलत के खिलाफ बोलना। ठीक है ना? तो ये सब सबके बस में नहीं है कि हाँ हर कोई ये ऐसा नहीं कर सकता कि गलत के खिलाफ बोलना। पहले सब अपने बारे में सोचते हैं, फिर कोई कुछ और काम करता है। समझ रहे हैं? तो ये 6 स्टेज, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स आ जाएंगे। सामाजिक अनुबंधन के अंदर क्या होता है कि बच्चा समाज लीग से हटके मतलब कि सोचने लग जाता है। ठीक है ना? इसमें सोचने लग जाता है। और ये जो 6 स्टेज है, ये हर किसी में नहीं आती, बहुत कम लोगों में आ पाती है। आने का मतलब इतनी ऊंचाई तक हर कोई नहीं सोच पाता है। ठीक है ना? चलिए भाई, आपकी ये स्टेजेस हो गई 6 स्टेजेस, 3 लेवल। कोहलबर्ग ने 3 लेवल दिए हैं मोरल डेवलपमेंट के, और उसके अंदर 6 स्टेजेस आती हैं। ठीक है? अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उसके लेवल कितने हैं, तो आप कभी 6 लिखाओ, तो लेवल 3 स्टेजेस 6, हर लेवल में 2 स्टेजेस हैं। और इनसे, इस चैप्टर से कम, मोस्ट मतलब कि बहुत जरूरी है ये चैप्टर आपके लिए, इसमें से क्वेश्चंस डेफिनेट आता है।